ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसओ लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज के हमारे सेशन में जो मेहमान मौजूद हैं उसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताती जाऊं कि उनका ताल्लुक जो है फाइनेंशियल इंडस्ट्री से है और वो इस पूरे वेंचर के साथ जो है पिछले 8 साल से जो है उनका साथ है। 8 साल से वो इस इंडस्ट्री के साथ है और इस वक्त वो करंटली जो है वो सीईओ हैं मुनाफा इन्वेस्टमेंट में। मुनाफा इन्वेस्टमेंट क्या है और ये किस तरह से है, तो ये हम उनसे ही जानेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं सलमान अरशद साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी, जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत जी। सर सबसे पहले तो मुझे बताइए कि मुनाफा इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या है इसमें, और जो है थोड़ा सा हमारे नाजरीन को इसके हवाले से थोड़ा सा जो है ब्रीफ कर दें। जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम जो सुनने वाले हैं उनको मेरा। तो सबसे पहले तो ये है कि जो मुनाफा इन्वेस्टमेंट्स है वो बेसिकली आपको जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी देता है। फाइनेंशियल लिटरेसी से मुराद क्या है कि आपको बताता है, क्योंकि देखें स्कूलिंग जो होती है इंसान की, या जो कॉलेज में हम पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, वो हमें बिजनेस के हवाले से जो है वो गाइडलाइन नहीं दी जाती, और पाकिस्तान में फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत कमी है। यही वजह है कि पाकिस्तान में जो है वो हमारी इन्वेस्टर बेस नहीं बढ़ सकी। जबकि अगर आप देखेंगे हमारे जो साथी ममालिक हैं उनकी इन्वेस्टर बेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है। तो इसी रीज़न की वजह से हमने जो है वो मुनाफा इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट किया। मुनाफा इन्वेस्टमेंट जो है वो बेसिकली आपको फाइनेंशियल लिटरेसी देता है, आपको एजुकेट करता है कि किस बिजनेस एवेन्यू में, किस आप जो है वो प्रोडक्ट में अपना पैसा लगाएंगे तो वो आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करेगा। क्योंकि फाइनेंशियल गोल्स जो होते हैं वो हर बंदे के डिफरेंट होते हैं। किसी ने अपने बच्चे की शादी करनी है, किसी ने अपनी एजुकेशन को करवानी है, किसी ने हेल्थ के लिए बचा के रखना है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो पैसा है सारा, ये आपका पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो है वो उसका एवेन्यू जो है वो बैंक डिपॉजिट्स होते हैं। राइट, तो इसलिए हमने कहा, और बैंक डिपॉजिट्स में खास तौर पे बैंक डिपॉजिट्स में आपको जो है वो उस लेवल का रिटर्न नहीं मिलता जो कि दूसरे एवेन्यूज में मिलता है। इसमें पहली जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो रियल इस्टेट है। वो कि रियल इस्टेट कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इसको बुरे तरीके से जो है वो यूज़ किया जाता है। दूसरे एवेन्यू जो है वो तकरीबन 88,000 अरब की मार्केट है रियल इस्टेट की। उसके बाद जो दूसरा बिग एवेन्यू है जहाँ पे आपका पैसा जो है वो पार्क होता है, वो बैंक्स हैं। बैंक डिपॉजिट जिसमें आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, या इवन कि करंट अकाउंट में भी बड़े लोग रखते हैं। तो दूसरा एवेन्यू ये हो जाता है। तीसरा एवेन्यू जो है वो बड़ा जिसको समझा जाता है वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। हमारा मेजरली जो फोकस है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ है। उस पर रीज़न यही है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है हमारी, उसमें ग्रोथ ज़्यादा है, उसके अंदर डिविडेंड यील्ड्स ज़्यादा हैं। डिविडेंड यील्ड से अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊँ, जैसे हमें रेंट मिलता है, किसी हम घर को लेते हैं, उस घर को हम आगे जो है रेंट पे दे देते हैं, तो वहाँ से जो हमें रेंटल मिलता है, उसी तरह का जो है एक ईयरली बेसिस पे, कुछ कुछ क्वार्टरली बेसिस पे, कुछ सेमी एनुअली कंपनीज जो है वो अपना प्रॉफिट का शेयर जो है वो अपने शेयर होल्डर को देती हैं, जिसको हम डिविडेंड्स बोलते हैं टेक्निकली। तो वो डिविडेंड्स की जो परसेंटेज है वो कंपैरेटिवली आप अगर देखेंगे प्रॉपर्टी के, या आप जो है उसको बैंक डिपॉजिट से अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है। और ये सिर्फ डिविडेंड की चंक में बात कर रहा हूँ, इसके अलावा इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन है, वो एक अलहदा से इसके अंदर जो है वो ऐड ऑन है। तो हमारा जो मेजर काम है वो ये है कि लोगों को एजुकेट करना, जिसमें लोग अपनी जो सेविंग्स हैं उसको एक प्रॉपर एवेन्यू में लगाएं और अपने गोल्स को अच्छे तरीके से अचीव कर सके, बजाय इसके कि किसी गलत स्कीम में या किसी गलत, क्योंकि आजकल फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लोगों के साथ, और लोग जो है वो फ्रॉड्स में भी काफ़ी ज़्यादा फंस रहे हैं। और उसमें ये होता है कि आपका सारे का सारा सरमाया जो है वो डूब जाता है। तो ये एक लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन देने का और लोगों को एजुकेट करने का एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम लोगों को समझाते हैं कि आप किस तरह से अपने पैसे को बचाते हुए एक अच्छे एवेन्यू में इन्वेस्टमेंट करके प्रॉपरली एक रेगुलर जो है बेसिस के ऊपर
अपनी कैश फ्लो भी जनरेट यानी अपना पैसा भी कमा सकते हैं, या फिर आपको अगर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी है किसी बड़े प्लान के लिए तो वो भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सही, जबरदस्त है। ये तो बहुत ही अच्छा आपने ये बताया। अच्छा सर, जैसे इन्वेस्टमेंट के हवाले से है तो हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो बेचारे बड़े कंफ्यूज भी रहते हैं, क्योंकि आपको पता है मार्केट जो है, जो हमारी जो स्टॉक मार्केट है, अ, ऊपर नीचे अप एंड डाउन उनका होता रहता है, न्यूज बेस्ड मार्केट है। मुझे सबसे ये बताइए कि जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है उसमें जो है लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, मतलब इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज जो है वो अवेलेबल है। जी, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा, और ये तकरीबन समझ लें 100 में से 99 बंदों का ये मतलब सर दर्द है, उनका रोना धोना यही होता है कि स्टॉक्स में जैसे कि आजकल मार्केट चल रही है, बिल्कुल। जैसे हम ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मार्केट कोई 2200-2300 पॉइंट नेगेटिव गई थी आज। कल मतलब प्रीवियस जो बिल्कुल। सेशन रहा है उसमें भी इसी तरह से पैनिक रहा है। तो ये जो सर दर्द है ना, ये तकरीबन हर दूसरे बंदे का, अगर आप रिटेल के जो छोटा इन्वेस्टर है उसकी बात करेंगे तो उसमें ये आपको मिलेगा प्रॉब्लम सुनने को। और इसमें जो हम्म। मेजर रीजंस हैं, वैसे तो इसके ऊपर एक हम सेपरेट सेशन करेंगे, लेकिन मैं कुछ थोड़ी चीदा चीदा सी बिल्कुल। बातें आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें गलतियां सारी जब तक आइडेंटिफाई नहीं होगी तब तक आप हम्म। इसमें लॉस करते रहेंगे, पैसा कमाते रहेंगे, वो पैसा कमाया हुआ वापस देते रहेंगे मार्केट को। या आपने जो है वो अपना कैपिटल जो मतलब बेस आपका है, फॉर एग्जांपल 1 लाख लगाया, 1 करोड़ लगाया, वो 1 करोड़ आप पूरा मार्केट को दे देंगे। अगर 1 करोड़ कमाया, 1 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ बना दिया तो वो 2 करोड़ में से कुछ मार्केट ले जाएगी, तो ये चलता रहेगा। तो ये बिल्कुल सिलसिला जो सही। है इसमें जो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो इसमें इशू है वो ये है कि देखें, जो रिटेल का पर्सन आ रहा है वो वर्किंग क्लास से आ रहा है, ठीक है। और वर्किंग क्लास का सबसे बड़ा इशू ये है कि उसने जिंदगी में कभी इन्वेस्ट मतलब नहीं किया, या उसने फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस नहीं किया। कोई भी उसके जो है वो रीजन कर सकते हैं, यानी उसमें उस इन्वेस्टर ने कभी भी बिजनेस को नहीं समझा कि हाउ बिजनेस वर्क्स बेसिकली। तो उसकी वजह से अगर एक शख्स जो है उसका माइंडसेट नहीं है, उसका पेशेंस लेवल नहीं है, वो तो वो स्टॉक्स भी क्योंकि बिजनेसेस को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे लिस्टिंग है बिजनेस की, वही बिजनेसेस में आप जो है वो एक पार्टली ऑनरशिप लेते हैं। तो वो जब तक आपकी जो बिजनेस की नॉलेज है वो अच्छी नहीं होगी तो तब तक आप स्टॉक्स में काम नहीं कर सकते। और यहाँ पे बेसिकली सबसे ज़्यादा जो कमी है वो अपने जो है वो नॉलेज की है, क्योंकि लोग जो है यहाँ पे टिप बेस्ड काम करते हैं ना। व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने बने हुए हैं बेपनाह, और सोशल मीडिया का दौर है, तो किसी ना कुछ जो है वो व्हाट्सएप पे अपना कंटेंट डाला हुआ है, और उसकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है कि क्या ये रजिस्टर्ड एडवाइजर है या ये जो है वो एक फ्रीलांसर काम कर रहा है। और जाहिर सी बात है, या फिर ये कोई फॉर एग्जांपल कोई ब्रोकर्स के साथ एसोसिएटेड है। बहुत से लोग इस तरह के जो है वो काम कर रहे होते हैं, जबकि उसकी इंफॉर्मेशन की अथेंटिसिटी का कोई जो है वो सोर्स नहीं देखा जाता कि यार ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, क्या ये इस काबिल है कि इस इन्वेस्टमेंट एडवाइस के ऊपर काम किया जाए। तो ये एक मेजर रीजन है, लोग टिप्स पे काम करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो आप ट्रेडिंग ना करें मार्केट में ना, मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा लूज होता है हमेशा, ये याद रखें। और अगर आपने मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको लॉन्गर रन में स्टे करना है तो आपको इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, और वैल्यू इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। अब मसला ये है कि लोग जो है वो 100% कैश के ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 करोड़ रुपया है तो मैं ये चाहूंगा, उसमें रीजन ये है कि इमोशनल लोग यहाँ पे आते हैं ना, उन्होंने जो है वो पैसा लगा के कल पैसा बनाना है। तो अगर आप एक दिन के लिए आए हैं मार्केट में पैसा बनाने के लिए, एक हफ्ते के लिए आए हैं, 1 महीने के लिए आए हैं, 6 महीने के लिए आए हैं, साल के लिए आए हैं, तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। आपके लिए मार्केट उस वक्त अच्छी होगी जब आप पैसा यहाँ पे लगाएंगे और इस माइंडसेट से लगाएंगे कि ये पैसा जब मेरा एक टारगेट पे पहुंचेगा तो मैं निकालूंगा। अब वो 1 वीक में पहुंच जाए वो आपकी किस्मत है, या उसको 6 महीने लग जाए या साल लग जाए, ठीक है। तो एक सबसे पहली चीज ये है कि माइंडसेट की को चेंज करना होगा, आपको इन्वेस्टर माइंडसेट के साथ यहाँ पे स्टेप इन होना पड़ेगा। और ट्रेडर माइंडसेट के साथ जो है, या आप क्विक मनी के माइंडसेट के साथ आएंगे तो यहाँ पे आपके लिए कुछ भी नहीं है। वो आप पैसा एक दिन कमाएंगे, दूसरे दिन वापस देंगे, तीसरे दिन कमाएंगे, चौथे दिन वापस देंगे। अब बाद लोग इसमें ये है कि एक दिन छोड़ के एक दिन काम करना है, वो भी नहीं करना आपने, ठीक है, क्योंकि दूसरे दिन तो तो पैसा एक तरीके कमा से रहे आप हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म जी, में लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए इस मार्केट में, लॉन्ग एक टर्म तरीके से में आप। मैं नहीं कह रहा,
मैं एक हम्म वैल्यू इन्वेस्टमेंट के हवाले से कह रहा हूँ, आपका हम्म, पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए। मतलब आप सही। ऐसा ना करें कि आज आपने अगर फंड्स पार्क किए हैं तो कल आप उससे जो है रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करें, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है हम्म ये पॉसिबल है कि आप आज पैसा लगाएं, कल आपका जो है वो स्टॉक चलना शुरू हो जाए और आपको विद इन वीक या 2 वीक में आपका जो है वो टारगेट मिल जाए। जब आपका टारगेट मिल जाता है तो आप उस टारगेट में से निकल जाएं। अब लोग जो है लॉन्ग टर्म के प्लेयर बन के भी इसमें काफी ज्यादा लूज करते हैं पैसा। लॉन्ग टर्म से मुराद बाय एंड फॉरगेट इस वाली पॉलिसी नहीं है हमारी मार्केट की। ठीक है, वो हम्म मार्केट हमने किताबें पूरी जिंदगी पढ़ी होती हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट पे जो है वो डिफरेंट किस्म की, जिसमें बेंजामिन ग्राहम की बुक्स हैं, जिसके अंदर सिक्योरिटी एनालिसिस है, वो भी बेंजामिन ग्राहम की मशहूर जमाना किताबें हैं। अब वो किताबें बेस्ड बनी हुई हैं, सारी की सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जिसमें नैस्डैक पे बनी हुई हैं, या फिर वो आपकी दूसरी जो प्रोडक्ट हमें मिलती है वो इंडियंस की मिलती है। ये दोनों जो है वो वेल एस्टेब्लिश्ड इकोनॉमीज हैं। ठीक है, हमारी इकोनॉमी उस लेवल की नहीं है। हमारी इकोनॉमी में हर 1-2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद कोई नया जो है वो जिसको कहते हैं कटा खुल जाता है। तो ये जो है मसले हमारी मार्केट्स में जो है, उसमें उन मसलों को, उस मईशत के चैलेंजेस को देखते हुए अगर हम आप काम करेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुल रहेंगे। और यहाँ पे आप सेक्टर फोकस रहेंगे, मार्केट में जो है वो अपनी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की जो है वो स्ट्रैटेजी बना के आएंगे तो काम होगा। वैल्यू इन्वेस्टमेंट सिंपली ये है कि जब एक स्टॉक अंडर वैल्यू हो तो आप उसको खरीद लें। अब वो जब ओवर वैल्यू हो जाए, तो वो 1 वीक में हो गया, 1 ईयर में हो गया, तो ओवर वैल्यू उसको बेच दें। बाय एंड फॉरगेट फॉर एवर ये पॉलिसी पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं चलती। लेकिन आपका माइंडसेट लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। आप ये ना कहें कि मैं क्विक गेन्स करने के लिए यहाँ से आया। सही। अच्छा सर, अब जरा ये बताइए कि एक इन्वेस्टर को जो है, जो अपनी उसकी इन्वेस्टमेंट है, किस तरीके से डिफरेंट एसेट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, थोड़ा सा इस हवाले से आप बताएं। देखिए, जो एसेट क्लासेस हैं पाकिस्तान में, जैसे मैंने बिल्कुल इंट्रोडक्शन में बोला है कि 3 है हमारे पास मेजर एसेट क्लासेस, जहाँ से हम्म ग्रोथ आपको जो है वो जितना भी आप इसको स्टडी करें, कंपेयर करें, तो आपको जो है वो जो बेसिकली ग्रोथ मिलेगी, वो ग्रोथ आपको मिलेगी हमेशा स्टॉक से, क्योंकि बिजनेसेस में हमेशा ग्रोथ होती है और प्रॉपर्टी में हम्म, ग्रोथ नहीं होती। वहां पे स्टेबिलिटी आपको जरूर मिलती है बहुत ही लंबे अरसे के लिए। अगर आप उसको टेकअप कर रहे हैं उस एवेन्यू को, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन उसमें भी बाज लोग जो है, आपको पता है हमारा पाकिस्तान में जो है वो प्रॉपर्टी के हवाले से जो है वो फाइलिंग सिस्टम है। और जो फाइलिंग सिस्टम है वो आपको जो है एक किस्म की गैम्बलिंग की अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर फाइल आपकी निकल आई आपके नाम पे तो ठीक है, अगर आपके नाम पे फाइल ना निकली तो अक्सर लोगों के हम बेशतर सुनते हैं कि प्लॉट्स में पैसा फंस गया जी, और हमने जी ये फलां सोसाइटी में लिया जी पैसा। अब वो एक तो मामला वो हो गया ना, इसके ऊपर भी एक सेशन होगा पूरा, ये भी एक लंबी चौड़ी कहानी है। बिल्कुल। और उस पे अब हाँ। वो एक प्रॉपर्टी का एवेन्यू हो गया। उसके बाद दूसरा एवेन्यू हमारे पास बनता है, क्योंकि बैंक डिपॉजिट्स को आप जो है वो इन्वेस्टमेंट्स में तो नहीं कंसीडर कर सकते कि उसके अंदर ग्रोथ ही नहीं है। आजकल 22% के ऊपर इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो आपको बैंक डिपॉजिट्स अच्छे लग रहे होते हैं कि यार यहाँ से हमें 22% मिल रहा है और इसके अंदर कोई रिस्क भी नहीं है। लेकिन ऐसे। रिस्क जहां पे होगा वहां पे ही अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस एवेन्यू को आप कंपेयर नहीं कर सकते। एक एवेन्यू तो ये है कि आप अगर प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे हैं तो वहां पे आप पोजेशन वाले जो है वो जमीन पे पैसा लगाएं, जहाँ पे आपको रजिस्ट्री मिल जाए चीज की। तो वो फाइलों के पीछे जाने की बजाय रजिस्ट्री शुदा जमीन लें, या अच्छे ब्रांड के जो सोसाइटीज हैं वो सबको ही पता है, जो मतलब टॉप ऑफ द लाइन आप समझ लें कि जो डेवलपर्स हैं उनके साथ काम करें, जहाँ पे आपका पैसा डूबने का चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरा आपके पास जो, अच्छा ये प्रॉपर्टी वाला जो सिनेरियो है ना, ये अब आप सारे एवेन्यू इनकी जो शक्लें हैं वो आपको पीएसएक्स में भी मिल जाएंगी। ठीक है, अब जिस तरह से हम्म, पीएसएक्स में आपको अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो आपको रीट मिल जाती है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। उसमें रेंटल यील्ड्स भी हैं, डेवलपमेंट यील्ड्स भी हैं। यानी अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो आप रेंटल यील्ड्स में लगा सकते हैं। और ये मशहूर ज़माना कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स नहीं है। सबको पता है कि डोलमन मॉल जो है वो एक कराची का जो है वो एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोजेक्ट है। और उसमें आप अगर ऐसे। देखेंगे तो लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है और उनको रेगुलर रेंटल्स मिल रहे हैं, जो कि डिविडेंड फॉर्म में मिलते हैं। और उनकी ऑक्यूपेंसी भी तकरीबन ब्रांड्स है, 96 to 98% ऑक्यूपेंसी है वहाँ पे उनके, जो है वो चीज़ें लगी हुई हैं। और उसका जो आप समझ लें कि रेंटल है वो तकरीबन 15 से 16% का उनका रेंटल यील्ड है।
जो कि आपको अगर उनके फाइनेंशियल्स पढ़ेंगे आपको नजर आ जाएगा। तो मतलब प्रॉपर्टी जो है, अब इसमें प्रॉपर्टी में और इसमें क्या फर्क है, इसमें लिक्विडिटी आपको मिल गई, ठीक है, आपने वहां पे लिया, आपको बायर सेलर ढूंढने की जरूरत है। यहाँ पे अगर आपने इन्वेस्ट किया है पीएसएक्स में, तो एक तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है ये भी एक बहुत बड़ी एक जो है वो चीज़ है, इसके ऊपर भी एक सेपरेट जो है वो हमारा होने की ज़रूरत है। एक पूरा इसके ऊपर बिल्कुल। सेशन की ज़रूरत है कि एक्सप्लेन करूं कि ये रीट क्या होती है, कैसे काम करती है। तो रीट में आप पैसा जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लिक्विडिटी मिलती है, आप आसानी से जो है वो अपने स्टॉक्स को बाय भी कर सकते हैं और आसानी से आप सेल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको मल्टीपल एवेन्यूज इसी स्टॉक्स में ही मुख्तलिफ किस्म के जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर आपको रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है पीएसएक्स में, जहां पे आप आसानी से जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप देखें, आपको बैंकिंग सेक्टर की जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन मिलती है यहाँ पे। और फॉर योर बिल्कुल। इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान में अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बैंकिंग सेक्टर तो मैंने नहीं देखा जब से मैंने होश संभाली है कि वो लॉस में गया हो। तो बैंकिंग सेक्टर की रिप्रेजेंटेशन बड़ी ज़बरदस्त मिलती है। इसके अलावा आपको सीमेंट्स की मिल जाती है, जाहिर सी बात है, ये कंस्ट्रक्शन लेड है, सीमेंट है, स्टील है और इसकी अलाइड इंडस्ट्रीज हैं जिसमें ग्लास आती है। तो सीमेंट, स्टील, ग्लास वगैरह की जो आपको रिप्रेजेंटेशन है वो स्टॉक्स में मिल जाती है। तो अगर प्रॉपर्टी चलेगी, कंस्ट्रक्शन चलेगी, तो आपकी ये चीज़ें भी जो है वो साथ मूव ऑन करना शुरू हो जाएंगी। और ये रियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि फाइल जब बिक रही है तो उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। लेकिन जब आप जो है कंस्ट्रक्शन सही तौर पे जो है वो बूम आ रहा है प्रॉपर्टी का और कंस्ट्रक्शन हो रही है धड़ाधड़, तो उसकी रिफ्लेक्शन आपको बड़ी एक रियल सेंस में मिल रही होगी इसमें सीमेंट्स में, स्टील में या अलाइड इंडस्ट्रीज के अंदर। तो ये चीज़ें जो है आपको जो है वो स्टॉक्स में मिल जाती हैं। इसके अलावा ऑयल एंड गैस की रिप्रेजेंटेशन है, आप ऑयल के स्टॉक्स ले सकते हैं, गैस के स्टॉक्स हैं, एक्सप्लोरेशन भी है, प्रोडक्शन भी है। इसके अलावा ऑटो के स्टॉक्स मिल जाते हैं यहाँ पे। मतलब तकरीबन सारे जितनी मेजर आईटी के स्टॉक्स हैं, जितनी मेजर जो है इस पूरी इकोनॉमी की जो जो मेजर रिप्रेजेंटेशन है वो सारी आपको स्टॉक्स में मिल जाती है। गो कि हमारा साइज बहुत छोटा है, 500 प्लस जो है वो यहाँ पे लिस्टेड कंपनीज हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है बिल्कुल। वो हमें तकरीबन काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मिल जाती है। तो ये एक अच्छा एवेन्यू, जैसे आपने पूछा कि कौन से एवेन्यूज में करना चाहिए, तो एक तो आपके लिए प्रॉपर्टी है। अब वो प्रॉपर्टी में किस तरह से करना चाहिए, इस पे एक सेपरेट जो है वो हम इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास बिल्कुल। है जो कि एक बहुत ज़बरदस्त है, जिसमें लिक्विडिटी भी है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी भी है, जिसमें आपको जो है वो आपके सरमाए की भी प्रोटेक्शन है। सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट खुले हुए हैं, उसमें आप पैसा रखें, वो ना कोई उसके ऊपर कब्जा हो सकता है, ना वो चोरी हो सकता है, ना किसी और के यहाँ नाम पे ट्रांसफर हो सकता है। वो यूआईएन बेस्ड जो है वो ट्रांसफर होता है, मतलब एक यूआईएन से दूसरे यूएन में ट्रांसफर नहीं हो सकता। वो अगर एक सीएनआईसी पे बना हुआ है तो दूसरे सीएनआईसी पे ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं। और इसमें आपको जो है बहुत सी इंडस्ट्रीज के जो है वो रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है। आप आसानी से अपने पैसे को स्विच कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लिक्विडिटी मिलेगी। लिक्विडिटी से मुराद ये है, आपको खरीदने बेचने की कोई परेशानी नहीं है, ऑन द गो आप कहीं पे भी आप कर सकते हैं, आपको ना बायर ढूंढना है ना सेलर ढूंढना है। और इसके अलावा जो है वो रेगुलेटेड है प्रॉपरली, इसको फ्रंट लाइन रेगुलेटर पीएसएक्स रेगुलेट कर रहा है, फिर इसमें एपेक्स रेगुलेटर एससीसीपी आ जाता है। और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी ट्रांसपेरेंट है, सारे ब्रोकरेज हाउसेस की आपको रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, आप उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं कि क्या खरीदना है क्या बेचना है। ठीक है। इसी के साथ साथ जी आगे आप अगर जाएंगे तो फिर म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं। अगर आपको खरीदने बेचने का तजर्बा नहीं है तो फिर आप म्यूचुअल फंड्स में चले जाते हैं, जिसमें खरीदने बेचने की जिम्मेदारी किसी और के जिम्मे हो जाती है। तो वो म्यूचुअल फंड्स पे भी जो है एक पूरी इंडस्ट्री क्या होती है, कैसे काम करती है, उस पर भी एक पूरा टॉपिक, ये एक बड़ा लेंथी टॉपिक है, उसके ऊपर भी एक जो बिल्कुल। है वो हो सकता है। तो ये मल्टीपल एवेन्यूज हैं जी पाकिस्तान में, जो कि कंसीडरेबल हैं, जिसमें मैं सबसे पहले तो अगर आपको खुद समझ आती है या आप हम्म। समझ के करना चाहते हैं तो पीएसएक्स मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आप डायरेक्ट करें और ये सारे फीसी से बच के अपने आप को जो है वो ग्रोथ की तरफ लेके जाएं। और दूसरा इसके अंदर जो है वो जो एवेन्यू आ जाता है, सॉरी, वो आपके पास आ जाता है म्यूचुअल फंड्स का। तीसरे नंबर पे मैं जो है वो रेट करता हूँ आपकी प्रॉपर्टी का। सही। सर, ये तो आपने बता दिया कि किस तरीके से इन्वेस्टर जो है अपने एसेट्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें। अच्छा, स्टॉक मार्केट में हमने देखा है कि बहुत से लोग जो है स्टॉक्स में पैसे कमा नहीं पाते हैं, उस तरह से अर्न नहीं कर पाते हैं। हम्म। इसकी क्या वजह है? रीजन जनाब वही है ना कि जो मसला है कि इन्वेस्टर एक तो उसका माइंडसेट क्लियर नहीं है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है।
वो आ रहा है, वो क्विक हम्म, मनी के क्विक गेन्स के लिए आ रहा है कि जी जल्दी जल्दी बस पैसा बने। ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये हर इन्वेस्टर का मसला है। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, कहीं पे भी हो दुनिया में, तो इसका एक बुनियादी इशू बिल्कुल यही है कि लोग जो है वो यहाँ से क्विक मनी के चक्कर में जो है वो आते हैं। तो क्विक मनी के चक्कर में जब भी आप आएंगे, तो सॉरी, तो क्विक नहीं मनी के चक्कर में जब भी आप आएंगे तो उसमें आपको इशू यही आएगा कि आप सही तौर पे पैसा नहीं बना सकेंगे। और यहाँ पे इन्वेस्टर माइंडसेट के साथ आए। देखें, एक तो अर्निंग्स के पीछे आपको लगना है, ठीक है। अब एक कंपनी है, आप उसको खरीदते हैं, हम्म, या आप कोई भी फॉर एग्जाम्पल बिजनेस भी खरीदते हैं, तो उसमें दूसरे दिन आपको नहीं जो है वो मुनाफा आना शुरू हो जाता, आपको उसका एक मैच्योरिटी टाइम है। इसी तरह से ये तो खैर वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस होते हैं, लेकिन इसमें रेट का फर्क होता है ना। आप एक कंपनी है उसको खरीद रहे हैं, लो रेट पे खरीदें, उसको हाई रेट पे बेचें। ये एक फन है बेसिकली, और ये फन आपको वक्त के साथ आता है, ये सीखने के साथ आता है। तो ये जब तक आप में नहीं आएगा, आप अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे, आप समझेंगे नहीं कि बिजनेसेस कैसे वर्क करते हैं, आप ये नहीं समझेंगे कि अर्निंग्स क्या होती हैं, किस तरह से कैलकुलेट होती हैं, कौन सी कंपनीज कैसे ग्रो करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसे होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि हमारा जो इन्वेस्टर बेस है वो ज़्यादातर वर्किंग क्लास है, उसने पूरी ज़िंदगी बिजनेस नहीं किया होता, तो वो कैसे आएगा यहाँ पे और क्या वो काम करेगा। ये सबसे बड़ा सही मेजर डिफरेंस है। और जब तक इन्वेस्टर एजुकेशन नहीं होगी, इन्वेस्टर अपने आप को एजुकेट नहीं करेगा, वो इस मार्केट में पैसा बनाएगा तो बना के कमा देगा, या अपना जो बिल्कुल बेस लगाया हुआ पैसा पैसा है है वो जो, गवा जी, देगा। वो भी कमा देगा। तो ये बड़ी हम्म, जरूरी है। तो इसलिए अगर तो आप बिल्कुल फ्रेश हैं और आपको समझ नहीं आती, तो आप किसी और को डिसीजन मेकर ठहरा रहे हैं ना। उसके लिए एक और प्रोडक्ट बनी हुई है म्यूचुअल फंड्स की, जो कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। तो आप म्यूचुअल फंड की सही अगर कोई यूनिट्स खरीदते हैं, तो उसका जो फंड मैनेजर होता है वो आपके बिहाफ पे बाइंग सेलिंग करता है अपने उस शेयर्स की, ठीक है। और वो सही ट्रांसपेरेंट है, वो दिखाता है सारा कुछ कि ये हमने खरीदा हुआ है। उसकी एफएमआर होती है, फंड मैनेजर रिपोर्ट, वो मंथली बेसिस पे आ रही होती है, वहां पे आप आसानी से जाके पढ़ सकते हैं। तो ये जो है अगर माइंडसेट होगा, आप अगर बिल्कुल नैले हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता, तो या तो अपने साथ एक प्रोफेशनल एडवाइजर रखें। प्रोफेशनल एडवाइजर से मुराद ये है कि जो रजिस्टर्ड एससीसीपी का एडवाइजर हो, उसको रखें, उसके साथ कुछ हम्म, अरसा चलाएं, ठीक है। ट्रेनिंग लें उससे। जैसा आप स्विमिंग करते हैं तो पहले दिन गहरे पानी में नहीं उतरते आप, छोटे पानी में हम्म, उतरते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी जो है वो एक्सपीरियंस हो जाता है, तो फिर आप खुद से स्विमिंग करते हैं, आपके साथ एक इंस्ट्रक्टर होता है। और इसीलिए इसी तरह से जो है वो, आप जब स्टॉक्स में काम करें तो आप एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल बंदे को, मेंटोर को अपने साथ रखें, ताकि ये है कि वो आपकी मेंटोरशिप सही करे और आपको जो है वो सही प्रॉपरली गाइड करे। अगर आप मतलब खुद से फैसले कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है, अब आप डॉक्टर नहीं है और सेल्फ मेडिकेशन किए जा रहे हैं, तो उसके गलत नुकसान आती होंगे ना। और इसी तरह से आपकी फाइनेंशियल ऐसे हेल्थ ही के लिए भी ज़रूरी है कि आप अपने आप को प्रॉपरली जो है वो प्रोफेशनल लोगों के साथ इंगेज रखें। या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स आपका यहाँ पे फैसले करता है। या फिर आप तजर्बे के साथ जो है वो ओवर द टाइम छोटे कैपिटल से स्टार्ट करें, एक्सपीरियंस लें, और उसके बाद जो है वो करें। जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टर एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है। सही। सर अब ज़रा मुझे ये बताएं कि जैसे हमारी मार्केट है वो सबसे चीपेस्ट मार्केट है, अगर हम हम्म। बाकी मार्केट्स के हवाले से अगर हम उसको कंपेयर करें तो हमारी मार्केट बहुत चीपेस्ट मार्केट है। इसकी क्या वजह है? और इसके साथ ही साथ मैं एक सवाल आपसे और ये भी करना चाहूंगी कि एज अ ट्रेडर और एज अ इन्वेस्टर आपका अपना हम्म। क्या एक्सपीरियंस है? थोड़ा सा उस हवाले से भी बताइए। चलिए, पहले सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ, दूसरे का अगर भूल जाए तो हम्म, दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। पहला ये है कि आपने पूछा कि ये जो हमारी मार्केट, हाँ। मार्केट है, इसमें ये चीपेस्ट वैल्यूएशन क्यों है इसकी। तो हम्म, उसमें रीज़न सबसे बड़ी ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें अनसर्टेनिटी बढ़ी है, हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ी है। बिजनेसेस जो चलते हैं ना, वो जैसे मैंने आपको शुरू में भी अर्ज किया कि हमने हमेशा जो कहानियां सुनी हैं या किताबें पढ़ी हैं वो यूएसए की पढ़ी हैं, या फिर हमने जो है इंडिया की पढ़ी हैं या चाइना की पढ़ी हैं। तो वो सही, मतलब उनकी फिलॉसफीज जो है वो हमने इन्वेस्टमेंट्स की हमेशा फॉलो की है। जबकि ऐसा पाकिस्तान में क्यों नहीं है? एक तो हमारी सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे जो एक्सटर्नल पेमेंट्स डॉलर में जाती हैं, वो स्टेबल नहीं है। हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं है, हम रिमिटेंस बेस्ड जो है वो एक काम चल कर रहे हैं। तो जब तक आपकी मईशत में स्टेबिलिटी नहीं ना होगी, तो तब तक आपकी, क्योंकि आप स्टॉक्स जो है वो कहीं हवा में तो काम कर नहीं रहे, वो पाकिस्तान में ही काम कर रहे हैं।
तो ये रिप्रेजेंटेशन है आपकी मईशत की। तो अगर आपकी मईशत स्टेबल नहीं होएगी तो आपके स्टॉक्स भी परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे। एक तो आपकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। हर 2-3 साल बाद तो हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ता है कि जी हमें पैसे दें, और हम अपने जो है वो डॉलर हम्म। टर्म्स में पेमेंट करने के जो है वो काबिल नहीं रह गए। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरी रीज़न ये है कि जब तक आपकी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो तब तक आप जो है मईशत में स्टेबिलिटी जो है वो नहीं देख सकते। और मईशत में स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो आपकी स्टॉक्स में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अभी ये जो 2 दिन से खून रेजी हो रही है, तो इसकी रीज़न पीछे बैक एंड पे हम्म। यही है ना कि आपकी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। पता नहीं चल रहा है कि कोalition गवर्नमेंट में वजीर आजम साहब कौन बनेंगे, और जो है वो दूसरे कौन आने वजारतें वाला है, और कौन सी पार्टी? जी कौन कौन बिल्कुल। है। तो अनसर्टेनिटी में मार्केट्स ऐसे बिहेव करती हैं, और इसी वजह से हमारी जो मार्केट है चीपेस्ट रह गई है, सस्ती मार्केट है। क्योंकि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा एक कंसिस्टेंट मईशत के साथ आता है, कंसिस्टेंट पॉलिसीज के साथ आता है। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आप पॉलिटिकल एंड के ऊपर एक कंसिस्टेंट जो है वो फैसले नहीं कर सकेंगे मईशत के लिए और इंडस्ट्री के लिए। जब वो नहीं कर सकेंगे तो डेफिनेटली फिर आपके लिए मसला होगा कि आप एक कंसिस्टेंट ग्रोथ को जो है वो लेके चलें। ये बुनियादी रीजंस हैं कि हमारी मार्केट जो है वो चीपेस्ट रह गई है। लेकिन चीपेस्ट के साथ ये तो एक समझ लें कि मईशत का स्टेबल ना होना एक नेगेटिव बात है, लेकिन ये इस सेंस में पॉजिटिव है कि हमें चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं स्टॉक्स में। हम्म। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमें जो स्टॉक्स हैं वो सस्ते मिल जाते हैं और अच्छे वैल्यूएशंस के ऊपर मिल जाते हैं। जबकि आपको आप देखें ना, बैंकिंग सेक्टर की वैल्यूएशन 2.5 की पी पे चल रही है, 3 की पी पे चल रही है। मतलब ऑन एवरेज 2.5 पौने 3 की पी पे बैंकिंग सेक्टर चल रहा है। दुनिया की कौन सी मईशत है जहाँ पे बैंक्स के स्टॉक्स जो है वो 2.5-3 की पी पे चलते हैं? पी से मुराद ये है कि आपको 2.5 रुपए या पौने 3 रुपए लगा के साल का 1 रुपए का अर्निंग मिलता है। ठीक है? तो 2.5 रुपए की इन्वेस्टमेंट ऐसा के ऊपर है। 1 रुपए की अर्निंग जो है वो कौन सी दुनिया का जो है वो बैंकिंग सेक्टर देता है? यहाँ पे अगर आप रिव्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अर्निंग्स के मल्टीपल्स होते हैं वो 7 पे, 8 पे, 9 पे, 12 पे, 15 पे ये चलते हैं। मुख्तलिफ मतलब मईशतों की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान चीपेस्ट है हम्म। और यहाँ पे डाउन साइड रिस्क भी कम होता है। लेकिन अगेन जो स्टॉक्स चल गए हुए होते हैं उनके पीछे भागने की बजाय जो गिरे हुए स्टॉक्स होते हैं उनमें काम किया जाता है। तो यही रीजन है बिल्कुल। पाकिस्तान में कि एक साइड इसकी अगर फ्लिप साइड देखें तो ये हमारे जो है मईशत स्टेबल ना होने की वजह से चीपेस्ट वैल्यूएशंस मिलती हैं। लेकिन अगर हम इसकी अच्छी हम्म। साइड देखें तो उसमें हमें ये भी है कि हमें चीपेस्ट वैल्यूएशन पे चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसमें रिस्क कम होता है, रिस्क फैक्टर कम होता है और आपको अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है। अच्छा, दूसरा सवाल सही। आपका सॉरी क्या था जी? अच्छा, सर मैंने एज ए ट्रेडर या इन्वेस्टर, यही था, मैंने जी एज ए जी जी, ट्रेडर या कैसा इन्वेस्टर जो है, एक्सपीरियंस रहा आपका? बिल्कुल। देखिए ट्रेडिंग में मैंने खुद पर्सनली ट्रेडिंग अपनी ज़िंदगी में काफ़ी की है और उसमें दिमाग की हम्म। दही बनाई है। लेकिन ये है कि एट द एंड ऑफ द डे उसमें आपको एक तो ये आपको हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? क्योंकि ये एक बड़ा प्रेशर वाला काम है ट्रेडिंग का। मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि एक तो बाकी कई लोग सक्सेसफुली ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। हर बंदे का एक माइंडसेट है, हर बंदे का एक जो है वो एक अपनी एक तबीयत होती है। मेरी तबीयत को जो चीज़ राहत आती है ना वो इन्वेस्टमेंट आती है, और मैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट करता हूँ जो कि बड़ी सिंपल सी है कि आप सस्ते स्टॉक्स को खरीदें, जब वो महंगा हो तो उसको बेच दें। और इसमें बड़ी एक सिंपल सी है फिलॉसफी के, उसमें आपको लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखना है, लेकिन हो सकता है आपको सौदा आपका शॉर्ट टर्म में भी कट करना पड़े। तो ट्रेडिंग में जो है वो ज़्यादातर मैंने अपनी, क्योंकि मेरा ब्रोकरेज का काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो उसमें मैंने अक्सर लोगों को जो है वो मार्केट में लॉस करते हुए देखा है। बड़े कम लोग हैं ऐसे देखे हैं जो कि ट्रेडिंग में पैसा बना रहे हो बेसिकली। ज़्यादातर जो पैसा बनाते हैं वो हमेशा अच्छे फंडामेंटल साउंड कंपनीज में पैसा लगा के जो है वो अर्निंग कर रहे होते हैं। सही। तो सर जैसे आपने कहा कि आपको पर्सनली इन्वेस्ट एज अ इन्वेस्टर बहुत पसंद है, मतलब जी। आपको अगर चॉइस दी जाए कि ट्रेडर ट्रेडर या इन्वेस्टर, तो आप इन्वेस्टर को, तो ये मुझे बताइए कि क्या ऐसी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए? जी, ये बड़ा एक ब्रॉडर सेंस में अगर देखें तो बड़ा लंबा चौड़ा इसका जवाब हो सकता है कि क्या स्ट्रेटजीज होंगी, और इसमें बेशतर स्ट्रेटजीज है, जाहिर सी बात है। हम्म। सिंगल हैंडेडली किसी भी चीज़ को जो है वो आप कह लें कि टैकल नहीं किया जा सकता। इसकी मल्टीपल स्ट्रेटजीज हैं, जैसे मैंने आज के सेशन में कही। ये भी एक पूरा एक फुल फ्लैज टॉपिक है कि जी क्या बिल्कुल। स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। हम्म। तो इसमें सबसे पहले तो देखिए ना, मैं कुछ चीज़ा चीज़ा आपको गिनवा देता हूँ। सबसे पहले आप
जो चीज़ करते हैं ना, वो कंपनी का इंतखाब करते हैं। ठीक है। हम्म। आप एक कंपनी को उठाते हैं, आप उसके रेट को भूल जाते हैं। दो ही चीज़ें हैं ना, एक आपने कंपनी खरीदनी है और एक उसको बाय सेल करना है रेट के ऊपर। तो पहली चीज़ ये है कि आपने कंपनी का इंतखाब करना है। आपकी कंपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसका एक प्रॉपर वैलिड ट्रैक रिकॉर्ड हो। ठीक है। उसके जो स्पॉन्सर्स हों वो वेल रिप्यूटेड लोग हों, और उनकी जो है इंटेग्रिटी पे या उनकी मतलब कॉम्पिटेंसी के ऊपर कोई किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन मार्क ना हो। वो साफ सुथरे लोग हों और मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए जो है वो काम कर रहे हो। ठीक है। ये बड़ा इशू होता है कि कैपिटलिज्म है और जिसके पास 50% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग होती है, वो यूजली अपने ही हक में फिर फैसले करता है, वो फिर किसी और के हक में नहीं करता। ठीक है। और यूजली यही है कि सेल्फिश लोग होते हैं, और जाहिर सी बात है कैपिटलिज्म है यही कि जहाँ पे पैसा ज़्यादा होगा किसी के पास, तो वो अपनी पावर के साथ जो है वो पैसा अपने पास ही रखेगा। तो जब स्टॉक्स में आप देखते हैं कि स्पॉन्सर्स जो है, मतलब वो पर्सन्स जिनके पास 50% से ज्यादा की होल्डिंग है, क्योंकि आपने एक पार्ट ओनरशिप लेनी है ना किसी भी कंपनी के अंदर। जब आपने इन्वेस्टमेंट करना है, आपके पास 1% भी हो जाए उस कंपनी का तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है वो। तो वो आपने फ्रैक्शंस में उसकी जो है परसेंटेज में उसका हिस्सा लेना है। तो आपका कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता उसके ऊपर, उसकी डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकर स्पॉन्सर है, जिसने वो कंपनी पहले बनाई, कंपनी बना के उसने उस कंपनी को लिस्ट करा दिया स्टॉक्स पे, और आप लोगों के सामने जो है वो उसको ले आया और आप उसमें फ्रीली काम मतलब कर सकते हैं। तो पहले तो ये है कि स्पॉन्सर्स ठीक हो, उस कंपनी की हिस्ट्री ठीक हो, यानी कंपनी अगर सही कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बनाती आई है तो इसका मतलब है वो कंपनी अच्छी है और उसका बिजनेस मॉडल अच्छा है। और पाकिस्तान में मोस्टली चीज़ें जो है ना, उनके बिजनेस मॉडल इस तरह के हैं कि वो कंसिस्टेंटली नहीं चलती। ठीक है। तो एक तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कंपनी में, उसके प्रॉफिट्स जो हैं वो ज़बरदस्त हों, अच्छे हों, अर्निंग कम से कम ज़रूर हो उस कंपनी में। और अगर कोई कंपनी फॉर एग्जांपल बॉटम लाइन लॉस में आ भी रही है कुछ मसाइल की वजह से मईशत के, लेकिन उसकी जो है वो अर्निंग्स अच्छी हैं, मतलब उसकी ट्रैक में अर्निंग्स अच्छी हैं, ग्रोथ अच्छी है, तो वो भी आप लेके जा सकते हो। तो उसमें मल्टीपल आप जो है वो स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं। लेकिन एक कंपनी जो है वो उसकी टॉप लाइन नहीं गिरनी चाहिए, नहीं उसकी सेल्स नहीं गिरनी चाहिए। उसके अंदर जो है उसकी बॉटम लाइन प्रॉफिट में रहे, यानी उसका जो प्रॉफिट है जिसको आप ईपीएस अर्निंग पर शेयर कहते हैं, वो आप उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ऑब्जर्व करें। और इसके साथ साथ जो है वो आप उसके देखें कि स्पॉन्सर्स जो है वो अच्छे लोग हैं, वो मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए जो है वो अपने फैसले अच्छे करते हैं, यानी आपके और मेरे लिए जिसने जाके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। ये तो एक पहला पॉइंट है। तो कंपनी जो है, ये आपको चेक लिस्ट है, इसमें मैंने थोड़ी सी बताई है, इसके ऊपर फिर कभी किसी दिन सेशन करेंगे जी। कि अगर कंपनी की ये चेक मैं- लिस्ट जो है वो पूरी होती है तो फिर उसमें आप स्टेप इन होते हैं, आप उस कंपनी को शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि कंपनियां हैं 500 हम्म। स्टॉक्स में इस वक्त, 500 के करीब कंपनियां, उसमें से 25-30 कंपनियां ऐसी हैं जो कि अच्छी हैं, जो कि खरीदने लायक हैं जिसको आप कह सकते हम्म। हैं कि आप उनकी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। तो वॉच लिस्ट बनाने के लिए पहले आप कंपनी का इंतखाब करते हैं, दूसरा स्टेप आ जाता है उसकी प्राइस का, जो बड़ा जो है मुश्किल काम है कि उसको किस रेट पे खरीदें। ठीक है। अब इस में खरीदते वक्त आपके साथ जो है वो इमोशंस भी इन्वॉल्व हो जाएंगे ना। आपको कोई स्टॉक बढ़ेगा तो आपका दिल करेगा कि जी ये तो अब बढ़ रहा है, पता नहीं ये 15-20%, 25% यहाँ से बढ़ भी जाएगा। और उसके बाद ये व्हाट्सएप की जो है वो आवाज़ें और इधर उधर की आवाज़ें भी साथ में शामिल हो जाती हैं, तो फिर वो एक जो है माइंड जो है वो क्रिएशन हो जाती है, पब्लिक ओपिनियन बन जाती है, जिसको हम कहते हैं ना कि जब वो लास्ट टाइम भी मेरी आपसे बात हुई थी कि 8 दफ़ा अगर कोई झूठ मुसलसल बोला जाए तो 9वीं दफ़ा वो झूठ भी सच लगने लग जाता है। तो इसी तरह सच से जब लगता है। इतनी ज़्यादा आवाज़ें आना शुरू हो जाती तो आपकी भी जो है वो ओपिनियन फिर जो है वो गलत हो जाती है, आप फिर उसके इन्फ्लुएंस में आके फैसले कर रहे होते हैं। तो एक तो इमोशंस को साइड पे रखना है आपने, इमोशंस को साइड पे रख के, और ये मुश्किल काम है, ये 1-2 दिन में नहीं आएगा आपको। इसको जो है वो पूरी ज़िंदगी लोग जो है वो पेपर ट्रेडिंग जैसे करते रहते हैं, और वो कहते हैं कि जी जब पेपर ट्रेडिंग में तो हमें बड़े प्रॉफिट्स होते हैं, लेकिन जब हम रियल ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में आते हैं तो उधर जो है वो हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे आपका इमोशन इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे पैसा इन्वॉल्व हुआ आपका इमोशन साथ में इन्वॉल्व हो गया। तो एक तो चीज़ ये हो गई कंपनी की सिलेक्शन, दूसरी उसकी रेट की सिलेक्शन है जी। और रेट की सिलेक्शंस में आपको इमोशन साइड पे रखने पड़ेंगे, आपको एक बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ एक कंसिस्टेंट जो है माइंडसेट के साथ काम करना होगा। और आपको होप होगी
आप एक ऑप्टिमिस्ट पर्सन के तौर पे काम करेंगे। जैसे आज देखें ना, होपलेस लोग हो गए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाएं, वो लोगों से पूछे हाँ जी क्या हाल है, तो वो ये कहेंगे जी बर्बाद हो गए। वो रीजन यही है कि उन्होंने कल के बारे में अच्छा नहीं सोचा। जब तक आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं होंगे कि आज जो है, अगर आज बुरा है, मुझे रेट्स अच्छे मिल रहे हैं, मैं बाय करूं, तो मेरा कल जो है वो अच्छा होगा। और ऐसे होता है, आप देख लें ना, 2008 में, 13 में, 18 में, ये 3 अदवार के पीछे आप डाटा निकाल के देखें, वहां पे यही पता चलता है ना कि आपको स्टॉक्स जो है वो हमेशा से हायर हाइज बना रहे हैं। हायर हाइज से मुराद ये है कि अगर हमारा इंडेक्स जो है 2005 में, सॉरी 2008 में जो है वो 5,000 6,000 के करीब था, तो आज हम 64,000 पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रोथ आपको जो है वो मिलती रहेगी आपकी जो है वो इंडस्ट्री में। क्योंकि देखें, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है ग्रोथ का। ठीक है, आबादी बढ़नी है, आबादी बढ़नी है तो डिमांड बढ़नी है, डिमांड बढ़नी है तो सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर ग्रोथ आती रहेगी आबादी के साथ साथ। तो बिल्कुल। फिर मैं उसी चीज़ पे आता हूँ कि दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी रेट की सिलेक्शन करें। आप रेट की सिलेक्शन में ये है कि आप वैल्यूएशन से उसकी रेट सेलेक्ट करते हैं, मल्टीपल से उसका रेट सेलेक्ट करते हैं। जस्ट लाइक आप पी मल्टीपल से देख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो समझ नहीं आता, डीसीएफ जिसको बोलते हैं, ये एक बड़ा एक प्रोफेशनल वे है। आप अपनी जो है वो किसी भी इन्वेस्टमेंट की जो है वो फेयर वैल्यू निकालते हैं। तो आप उस फेयर वैल्यू को वैसे नहीं निकाल सकते, तो कम से कम आप उसके पी मल्टीपल्स के ऊपर कर लें, आप बुक टू वैल्यू, प्राइस टू बुक के मल्टीपल पे कर लें। बहुत से और इस तरह के मतलब रेशियो फाइनेंशियल मिल जाती हैं, इनकी बेसिस पे आप कर सकते हैं। ठीक है, और वो कंपनी जो है ये दूसरी चीज होगी जब आप रेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद तीसरा आपका आ जाता है कि उसमें पैसा आपने कैसे कितना लगाना है। आपने फॉर एग्जांपल एक शेयर सेलेक्ट कर लिया, सपोज 6 रुपए का शेयर आपने कर लिया कि जी ये इसकी वैल्यू बनती है फॉर बाइंग, मतलब प्राइस बनती है फॉर बाइंग, तो यहाँ पे ये अंडर वैल्यू है। तो आप 6 रुपए पे वन गो में बाइंग ना करें, आप 50% वहां पे लगाएं। फिर उसके अंदर कोई गिरावट आती है तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए कि पीछे अगर ये फॉर एग्जांपल 6 रुपए पे आपने तय कर लिया और ये स्टॉक पीछे के जो है वो रेट दिखा रहा है, तो 6 रुपए पे आप बायर थे, तो पीछे के रेट पे क्यों नहीं होंगे बायर? डेफिनेटली होंगे ना। तो कंपनियां बिल्कुल। ना एक ही दिन में मरती हैं, ना एक ही दिन में बनती हैं। एस्टैब्लिश कंपनी अगर हो तो उसकी अर्निंग में एक कंसिस्टेंसी होती है। वो ये नहीं, ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में अगर वो कंपनी का रेट गिर रहा है तो कंपनी बैठ गई और मर गए, बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं होगा। वो कंपनी का रेट गिर रहा है तो वो और अपॉर्चुनिटीज आपको दे रहा है कि आप मजीद उसमें पैसा इंजेक्ट करें। तो ये दो बुनियादी चीजें होती हैं जो कि कंसीडर करनी चाहिए। बाकी इसमें एक जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर एक 5-6 घंटे का जो है वो सेशन हो सकता है मेरा ख्याल है। तो मेरा ख्याल है अभी के लिए इतना ही हम्म। रखते हैं। जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपका। और आपने बड़ी जो है इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के हवाले से आपने बड़ी अच्छी एक डिटेल हमारी कॉन्वर्सेशन हुई इस सेशन में। और वाकई इस चीज़ की हमारे इन्वेस्टर्स को बड़ी ज़रूरत है। और जो है जो भी फ्लॉज हैं इन्वेस्टमेंट को लेके आपने उसके हवाले से भी थोड़ी सी क्लैरिटी की। तो इंशाल्लाह नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि इस सेशन से आपको जो है फ़ायदा होगा। और जो है आगे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी आपको ये सेशन से जो आपको टिप्स वगैरह मिली होंगी वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। तो सलमान साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं आज के सेशन का अख्ताम करूंगी। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।